वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी सर आप सभी का फिर से वाई एकेडमी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साउथ ट्रेनिंग की सीरीज चल रही है और इस सेशन में हम बहुत सारे क्वेश्चन डील कर चुके हैं, तो आइए उस सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कुछ नए क्वेश्चन के तरीके से सॉल्व करने का, कुछ नए क्वेश्चन देखेंगे जिसकी संभावना है, प्रोबेबिलिटी है कि वो एग्जाम में आ सकते हैं आपके। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन नंबर 17 आपको क्या कह रहा है? फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 37 क्लोरीन 17 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आइए देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम कोई भी सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स, ए, जेड एंड एन। ठीक है, इसी फॉर्म में हम लिख लेंगे। क्या दिया आपको? क्लोरीन 37 17। ठीक है, ये बेसिकली क्लोरीन का आइसोटोप है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं प्रोटॉन्स क्या हो गए। प्रोटॉन्स इज इक्वल टू जेड, तो जेड हमारा कितना है? 17। ठीक है, तो प्रोटॉन की वैल्यू क्या आई? 17, और आपको रेस्पेक्टिवली बोला है, तो इसी ऑर्डर में आपको बताना है। तो आइए देखते हैं 17 किस में दिया है, इसमें दिया है, इसमें दिया है, इसमें दिया है। तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया आपका प्रोटॉन्स का। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। ठीक है, electrons equal to Z if charge present, then Z plus minus N, Z plus minus N, Z plus N माइनस का मतलब है प्लस तब आएगा जब चार्ज नेगेटिव दिया हो। ठीक है, चार्ज नेगेटिव दिया हो। माइनस कब आएगा? जब चार्ज आपका मेटल आयन पे या फिर जो भी आपको एलिमेंट दिया है उस पर पॉजिटिव हो। ठीक है, तो चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। अभी इलेक्ट्रॉन जो भी हमें दिया है एलिमेंट, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाएंगे आपके? किसके बराबर हो जाएंगे? 17 के। ठीक है, किसके? 17 के। तो इलेक्ट्रॉन 17 किस किस में दिया है? आइए चेक करते हैं। इसमें दिया है एक्सक्यूज मी, इसमें दिया है सी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया आपका। अभी क्या पूछा है? न्यूट्रॉन्स। ठीक है, आपका न्यूट्रॉन्स बताना है। न्यूट्रॉन्स क्या होता है आपका? ए माइनस जेड। ठीक है, न्यूट्रॉन्स का होता है ए माइनस जेड। आइए इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ए कितना है? 37 माइनस 17 इक्वल टू 20। ठीक है, तो आपका न्यूट्रॉन्स कितना है? न्यूट्रॉन्स 20, प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन 17। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 20 न्यूट्रॉन 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आइए आपको इलेक्ट्रॉन्स का समझा देते कैसे निकालना है। ठीक है, सपोज अगर आपको Na दिया है और Na प्लस दिया है। ठीक है, Na दिया है एंड Na प्लस दिया है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका? एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। ठीक है, कितना होता है आपका? 11। तो इसका प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा? Z के बराबर, दैट इज 11 इक्वल टू प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया? 11 के बराबर, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है। अभी एक प्लस चार्ज है, तो मैंने क्या बोला? Z प्लस माइनस N। प्लस कब आएगा? जब आपका नेगेटिव चार्ज हो, और माइनस कब आएगा? जब आपका पॉजिटिव चार्ज हो। तो इधर क्या है? आपका पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है मतलब क्या होगा? माइनस करना है। क्या करना है आपको? Z से माइनस करना है, तो Z माइनस पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, Z माइनस पॉजिटिव चार्ज, तो Z आपका कितना है? 11, 11 माइनस 1 इक्वल टू 10। 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसमें। आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे Na प्लस में? 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितना रहेंगे? 11। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आज के। क्वेश्चन नंबर 18 आपको क्या कह रहा है? पिक आउट दी आइसोबार ऑफ 40 एर्गन 18। ठीक है, आपको बताना है इन सभी ऑप्शन में आइसोबार कौन सा है। ठीक है, आइसोबार कौन सा है। ठीक है, आइए पहले जान लेते हैं आइसोबार क्या होता है। आइसोबार क्या होता है?
आइसोबार ऑफ दोज जिसमें सेम ए की वैल्यू हो बट जेड डिफरेंट हो, बट जेड की वैल्यू क्या हो, डिफरेंट। ठीक है, मतलब आपको क्या है, इधर ए की वैल्यू क्या है, आपको 40 दी है और जेड की वैल्यू क्या दी है, 18। तो जिसमें आपका ए की वैल्यू सेम रहेगी वही हो जाएगा आपका आइसोबार। आइए ऑप्शन चेक करते हैं। इसमें ए की वैल्यू 24 दिया है तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इसमें ए की वैल्यू क्या दिया है, 58, तो ये भी ऑप्शन आपको एलिमिनेट हो गया। इसमें ए की वैल्यू कितना दिया, 40, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। और आइसोबार क्या होता है, आप ट्रिक याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है, इसमें बार दिया है, क्या दिया है, बार। बार मतलब नीचे वाला डिफरेंट रहेगा, दैट इज जेड डिफरेंट। और आइसोटोप्स का मैंने आपको बताया था कि टॉप वाला डिफरेंट रहेगा। ठीक है, आइसोबार। आइए फिर से पूरा चेक कर लेते हैं एक एक की डेफिनेशन। आइसोबार क्या होता है अभी बताया, आइसोटॉप्स, आइसोटोन्स देख लेते हैं। ठीक है, आइसोबार क्या होता है, सेम ए बट डिफरेंट जेड वैल्यू, डिफरेंट जेड। टॉप है तो डिफरेंट ए बट सेम जेड। इसमें क्या होगा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम एन। ठीक है, तो ये रही आपकी डेफिनेशन। आइसोबार क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोटोन्स क्या होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, आइसोटोप्स, आइसोबार देन आइसोटोन्स। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। आज का क्या कह रहा है आपको, व्हाट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन इन टर्म्स ऑफ AMU। ठीक है, आपको हाइड्रोजन का मास पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ AMU। ठीक है, AMU। AMU क्या आता है, AMU स्टैंड फॉर एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, 1/12 ऑफ कार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो वेट होता है, मास होता है, वो कितना होता है, 1.0080 AMU। ठीक है, 1.0080 AMU। ठीक है, 1.0080 AMU। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा करेक्ट। इसमें क्या है, 1.0020, बिल्कुल नहीं, हमें 8 की जरूरत है। इसमें क्या है, 1.0180, बिल्कुल भी नहीं, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया आपका। इधर क्या है, 1.0070, बिल्कुल नहीं, हमें 8 की जरूरत है। तो अल्टीमेटली यही ऑप्शन बचा है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। और इसमें वैल्यू क्या है, 1.0080 AMU। ठीक है, आई होप आपको वैल्यू याद रहेगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। यस, व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ AMU। ठीक है, एब्रीविएशन मतलब फुल फॉर्म। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ AMU। अभी मैंने बताया AMU व्हाट स्टैंड फॉर, इट्स एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए आज का क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, क्या कह रहा है, अ सैंपल ऑफ, ठीक है, अ सैंपल ऑफ कार्बन दैट कंटेन्स 70% of carbon 12 and 30% of carbon 14। ठीक है, what do you think is the average atomic mass of this sample। ठीक है, आपको एवरेज एटॉमिक मास बताना है इस सैंपल का। ठीक है, तो ये कैसे होगा, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। कैसे होगा, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू 70 इंटू 12, दैट इज परसेंटेज, इंटू कार्बन का मास प्लस 30% इंटू कार्बन का 14 अपॉन 100। ठीक है, अपॉन 100 क्या करना है आपको,
जो भी आपको अबंडेंस या परसेंटेज दी है मल्टीप्लाई बाय इट्स मास, देन इधर भी सेम, अगर दो आइसोटोप दिया है सेम किया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 12 7 84 840 प्लस 14 3 42 420 अपॉन 100। तो आप टोटल करेंगे कितना आ जाएगा 01260 अपॉन 100 इक्वल टू 12.60। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। कितना हो जाएगा 12.60। ठीक है, आइए चेक करते हैं ऑप्शन कौन सा है। पहला ऑप्शन 14.5 दिया है, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन 14.14, ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन 14, ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 12, क्योंकि अप्रॉक्स 12.60 आ रहा है और 12 किसी में नहीं दिया, तो ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जरूर नहीं एग्जामिनर आपको करेक्ट ही दे, अप्रॉक्स भी हो सकता है, और नियर अबाउट वैल्यू हमें देखनी होती है कि कौन सा सही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 22 आपको क्या कह रहा है, dash is the sum of atomic masses of elements present in a molecule। ठीक है, आपको बताना है कि ये जो डेफिनेशन दी गई है कौन से ऑप्शन से मैच कर रही है। ठीक है, द ऑप्शंस आर एवरेज एटॉमिक मास, सेकंड ऑप्शन एटॉमिक मास, थर्ड ऑप्शन ग्राम फॉर्मूला मास, फोर्थ ऑप्शन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो इस जो डेफिनेशन है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको CH4 ले रहा हूं, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा 12, एटॉमिक वेट कितना होता है कार्बन का मास 12 प्लस 4 हाइड्रोजन उसका 1 होता है इक्वल टू 16 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, या फिर मॉलिक्यूलर मास। तो ये रहा एग्जांपल। तो सभी एलिमेंट का हमने मास क्या किया, इधर सभी एलिमेंट का मास हमने ऐड किया। ये हो गया कार्बन का, ये हो गया हाइड्रोजन का, तो सभी का हमने ऐड किया है और ये आंसर निकाला है। ठीक है, तो ये 22 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 23 देखिए, अभी पिछले ही स्लाइड में हमने क्वेश्चन किया था मॉलिक्यूलर मास का, सेम आपको यही निकालना है। ठीक है, आइए कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है दैट इज शुगर होता है। ठीक है, C12H22O11 मॉलिक्यूल। ठीक है, आइए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। क्या दिया आपको C12H22O11। ठीक है, कार्बन के कितने मास होते हैं, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, ऑक्सीजन का होता है 16। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 कार्बन इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 11। ठीक है, 16 इंटू 11, तो ये कितना हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 22 प्लस ये कितना हो जाएगा 176। ठीक है, आइए इसको ऐड कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 144 प्लस 22 प्लस 176। कितना आ रहा है आपका 342 एटॉमिक मास यूनिट और 342 ग्राम पर मोल। ठीक है, दोनों यूनिट सही है। तो आइए चेक कर लेते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन हमारे कैलकुलेटेड वैल्यू से मैच कर रहा है। ठीक है, आइए चेक करते हैं। 342 AMU ये हमारा पहला ही ऑप्शन है, तो ये आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्या हो जाएगा 342 AMU करेक्ट आंसर हो जाएगा। Atoms with same mass number but different atomic numbers are called as। ठीक है, आपको बताना है
सेम मास नंबर और डिफरेंट एटॉमिक नंबर रहता है उसको क्या कहते हैं? द ऑप्शंस आर आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोकोर्स, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मैंने आपको अभी बताया, सबकी डेफिनेशन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर दैट इज आइसोबार्स नॉट आइसोटोप्स। ठीक है, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, मतलब इसका ये हुआ कि सेम ए वैल्यू बट डिफरेंट जेड वैल्यू। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द एलिमेंट इज। ठीक है, आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर इसी में बताना है। ठीक है, आइए कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। प्रोटॉन्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? Z इक्वल टू 89। ठीक है, प्रोटॉन्स कितना हो गया? Z इक्वल टू 89 एंड ठीक है, और चार्जेस भी नहीं है तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? इक्वल टू ये P हो गया, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्योंकि इसमें चार्ज प्रेजेंट नहीं है, कितना हो जाएगा? 89। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स किसमें किसमें 89 दिया है। इसमें 89 सब में दिया है प्रोटॉन की वैल्यू, तो सब ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। और देखते हैं इलेक्ट्रॉन की वैल्यू किसमें इसमें दिया है। इसमें दिया है 89, इसमें दिया है इसमें, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया आपका। ठीक है, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, आइए न्यूट्रॉन्स का कैलकुलेट कर लेते हैं। न्यूट्रॉन्स क्या होता है? ए माइनस जेड। ए कितना है आपका? 231, जेड कितना है? 89। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा आपका? 231 माइनस 89, 231 माइनस 89, 142। ठीक है, कितना आया? 142। न्यूट्रॉन्स की वैल्यू क्या है आपकी? 142। तो आइए देखते हैं किस ऑप्शन में 142 दिया है। इस ऑप्शन में 142 दिया है, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा जिसमें प्रोटॉन की वैल्यू 89, न्यूट्रॉन की वैल्यू 142 एंड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 89। इसी ऑर्डर में आपको लिखना है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे बढ़ते हैं, क्या है? द इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द वैल्यूज ऑफ ईएम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ईएम, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना मतलब छोटे से बड़ा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। ई बाई एम क्या होता है? चार्ज बाई मास। ठीक है, तो सबसे पहला सबसे ज्यादा किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का, उसके बाद प्रोटॉन का, इसके बाद अल्फा, इसके बाद न्यूट्रॉन्स का। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसके बाद न्यूट्रॉन्स का। तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर होगा कि चार्ज अपॉन मास की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं कौन से ऑप्शन में अल्फा सबसे पहले दिया है, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इधर भी अल्फा दिया है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दिया है। उसके बाद प्रोटॉन आना चाहिए, प्रोटॉन ये वाले ऑप्शन में। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? करेक्ट ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी। ठीक है, समझ में आया? ये हो क्यों जाएगा? देखिए आइए चेक करते हैं इसका ऑप्शन करेक्ट ऑर्डर क्यों होगा। न्यूट्रॉन्स का क्या होता है? चार्ज अपॉन मास क्या होगा? न्यूट्रॉन्स क्या होता है? चार्जलेस होते हैं, मतलब जीरो होगा, मास 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। इसलिए सबसे लास्ट में न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, अल्फा का क्या हो जाएगा? अल्फा चार्ज होता है +2 और मास कितना? 4, इसका कितना आ जाएगा? 0.5। ठीक है, कितना आ जाएगा? 0.5। प्रोटॉन का क्या है? प्रोटॉन का चार्ज होता है कितना होता है? प्रोटॉन का चार्ज +1, इसका मास 9.1 इंटू 10⁻30, 9.1 इंटू 10⁻, हमें एएमयू के वेट में चाहिए, इससे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसका एएमयू का मास होता है 1। ठीक है, कितने एएमयू होता है? 1 एएमयू, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 1। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? 1 -1 चार्ज होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड लेना है,
ठीक है, मैग्नीट्यूड लेना है तो इसका क्या हो जाएगा, -1 हटा सकते हैं हम लोग, ठीक है, -1 हटा सकते हैं, इसका कितना है 1/837 AMU, तो इसका क्या आ जाएगा 837 AMU। इसीलिए जो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा, प्रोटॉन का उससे कम, अल्फा का उससे कम, न्यूट्रॉन का सबसे कम, तो दैट्स वाई हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 क्या कह रहा है आपको, फॉर अ गिवन प्रिंसिपल लेवल n इक्वल टू 4, ठीक है, फॉर अ गिवन प्रिंसिपल लेवल n इक्वल टू 4, द एनर्जी ऑफ, ठीक है, द एनर्जी ऑफ इट्स सबशेल्स इन द ऑर्डर, ठीक है, आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया है, कितना दिया है, n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, और ये क्या सिग्निफाई करता है, एनर्जी, क्या सिग्निफाई करता है, एनर्जी, ठीक है, जितनी एनर्जी का मतलब है जितने ज्यादा n की वैल्यू उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी होगी, ठीक है, द ग्रेटर द n, द ग्रेटर द n, ग्रेटर इज द एनर्जी, ठीक है, तो आपको ऑर्डर बताना है कि SPDF में कौन सा ऑर्डर सही होगा, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का आपको ऑफ बॉ सीरीज याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ एक ही रूल निकालना है, N+L रूल, N+L रूल याद करना है, ठीक है, N+L रूल याद करना है। अभी n की वैल्यू तो आपको गिवन है, n इक्वल टू क्या है 4, अभी l की वैल्यू चाहिए, ठीक है, आपको क्या चाहिए l की वैल्यू, तो l की वैल्यू मैं इधर लिख देता हूँ, अगर S सबशेल है, P है, D है, F है, तो इसमें L की वैल्यू क्या हो जाएगी सबकी 0, S सबशेल के लिए L की वैल्यू 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, ठीक है, तो ये सब रही L की वैल्यू। तो आइए चेक कर लेते हैं SPDF का कौन सा सबसे ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो N+L, S का क्या आएगा 4 प्लस n की वैल्यू 4, L के लिए 0, 4 प्लस 0 इक्वल टू 4, P के लिए क्या होगा आपका 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, D के लिए क्या होगा आपका 4 प्लस 2 इक्वल टू 6, F के लिए क्या होगा 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, ठीक है, और मैंने कहा आपको ऑफ बॉ सीरीज ऐसे याद करने की कोई जरूरत नहीं कि आपको याद करना पड़े, तो ये रहा हमारा रूल, N+L रूल आप यूज करके आप बता सकते हैं कि कौन सा ज्यादा बड़ा होगा, कौन सा कम एनर्जी में होगा, और मैंने बोला कि जितनी ज्यादा N+L n की वैल्यू रहेगी उतना रहेगा, तो सर N+L की वैल्यू कितना आएगी सबसे ज्यादा 7, पहले F की आई, फिर 6, D, फिर 5, P, फिर 4, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा S इज लेस देन P, लेस देन D, लेस देन F, या फिर F ग्रेटर देन D, ग्रेटर देन P, ग्रेटर देन S, ठीक है, आइए देख लेते हैं कौन से ऑर्डर में हमारा ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें F सबसे बड़ा है, इसमें F सबसे बड़ा है, ठीक है, सॉरी इसमें F छोटा है, सॉरी इसमें F छोटा है, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया आपका, F इसमें D सबसे कम है, सबसे ज्यादा दिखा है, इसमें S सबसे ज्यादा दिखा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा बचा जो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, दैट इज S इज लेस देन P, लेस देन D, लेस देन F, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है, आपको यही तरीका अपनाएंगे तो आपको रटने की जरूरत कम पड़ेगी, तो ये सबसे आसान तरीका है कैलकुलेट करने का, ठीक है, तो ये हो जाएगा सबसे सटीक आंसर, सबसे करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 क्या कह रहा है आपको, which of the following statement in relation to the hydrogen atom is correct, ठीक है, आपको ये जो भी स्टेटमेंट दिए है हाइड्रोजन के एटम से बताना है कि कौन सा रिलेशन है जो करेक्ट होगा। द ऑप्शंस आर 3s ऑर्बिटल इज लोअर इन एनर्जी देन 3p ऑर्बिटल, ठीक है, 3s ऑर्बिटल इज लोअर इन एनर्जी देन 3p ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल इज लोअर देन एनर्जी इन 3d ऑर्बिटल, ठीक है, 3s 3 and 3p ऑर्बिटल आर ऑफ लोअर एनर्जी देन 3d ऑर्बिटल,
तो चौथा है 3s 3p and 3d ऑर्बिटल्स हैव द सेम एनर्जी। ठीक है, अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया कि जिसकी ज्यादा n की वैल्यू उसकी ज्यादा एनर्जी। ठीक है, तो अभी आप सोच रहे होंगे इधर n+l रूल लगा के n+l रूल लगाएंगे तो सभी ऑप्शन करेक्ट आएंगे, क्योंकि 3s की एनर्जी 3p से कम ही होगी। क्यों? अगर 3s की वैल्यू देखी जाए तो क्या आएगा, 3n+l 3s का n+l की वैल्यू कितना आएगी 3, और 3p का क्या आएगा 4। ये बात तो सही है कि मतलब 3s की ऑर्बिटल एनर्जी 3p से कम है, तो ऐसे सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो जाएगा, 3p ऑर्बिटल इज लोअर देन एनर्जी 3d ऑर्बिटल। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको किसका दिया है, हाइड्रोजन एटम। किसका दिया है, हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम। लेकिन ये सब जो आपने लिखा है ये करेक्ट नहीं है। क्यों, मैं बता रहा हूँ। देखिए, हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं रहेगी, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं रहेगा। ठीक है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मतलब एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर छोटे साइज में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, सपोज अगर ये साइज है उसमें अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इसमें खुद ही आपस में इनका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, जिससे कम है स्टेबल, कम होंगे, लेस स्टेबल होंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन के होने से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम है, इसके वजह से क्या होगा, एनर्जी सेम आएगी। क्या होगा, एनर्जी सेम रहेगी सभी स्टेट की। ठीक है, एनर्जी क्या रहेगी, सभी स्टेट की सेम रहेगी। ठीक है, और एनर्जी का तरीका ये भी है कि अगर n की वैल्यू आपकी सेम है, n की वैल्यू आपकी सेम है तो एनर्जी सेम आएगी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 3s 3p and 3d ऑर्बिटल्स ऑल हैव द सेम एनर्जी। 3s 3p and 3d ऑर्बिटल्स ऑल हैव द सेम एनर्जी। ये आपको तब लगाना है जब 1 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, कब, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो। अगर इसको क्वांटम सिस्टम हो, अगर इसको क्वांटमेटिकली देखा जाए बाय फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या आता है, En इक्वल टू -13.6 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये क्या है, एनर्जी की वैल्यू है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आप सबकी Z की वैल्यू क्या आएगी, हाइड्रोजन एटम 1, N की वैल्यू 3 है, तो सबकी एनर्जी क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, ये एप्लीकेबल कब है, जब 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। यह फॉर्मूला कब लगाना है, तब लगाना है जब 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, तो जितने भी N सेम दिए हैं उसकी एनर्जी सबकी क्या होगी, सेम हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन A B C सब रॉन्ग है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी फ्रॉम पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ जाते हैं। क्या कह रहा है आपको, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफाइड। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफाइड बताना है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या स्पेसिफाई करता है आपको। द ऑप्शंस आर साइज ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या हो जाएगा, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, आइए देख लेते हैं क्या होता है। बेसिकली क्वांटम नंबर 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं क्वांटम नंबर, कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स, 4 टाइप्स। ठीक है, पहला क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम डिनोट करते हैं किससे, n से। क्या होता है, पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम डिनोट करते हैं n से, और ये क्या सिग्निफाई करता है, क्या सिग्निफाई करता है, या फिर क्या बताता है, क्या बताता है, पहला ये एनर्जी बताता है कि जितनी ज्यादा n की वैल्यू उतनी ज्यादा एनर्जी। एंड आपको क्या बताता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल्स, साइज ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, कि ऑर्बिटल का साइज कैसा कितना रहेगा। ठीक है, तो क्या बताए, अगर
सपोज आपको एग्जाम में एन पूछ ले, एन क्या सिग्निफाई करता है, तो आपको बताना है एनर्जी एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है। दूसरा क्वांटम नंबर क्या होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, AZIMUTHAL, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हम डिनोट करते हैं एल से। ठीक है, एल से। और ये क्या सिग्निफाई करता है? क्या सिग्निफाई करता है? ये लेवल्स या फिर सबशेल्स कह सकते हैं, सबशेल बताता है। ठीक है, सबशेल्स एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, क्या बताता है आपको? शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। तीसरा आपको मिली क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम डिनोट करते हैं ML से। और ये मैंने आपको बता दिया है कि ये क्या सिग्निफाई करता है? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। चौथा क्या है आपका? मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हम डिनोट करते हैं MS। और ये क्या बताता है? आपका स्पिन बताता है। ठीक है, क्या बताता है? स्पिन, ऑर्बिटल का स्पिन। और स्पिन की दो वैल्यू होती है, एक प्लस हाफ, एक होता है माइनस हाफ। ठीक है, प्लस हाफ अपर स्पिन होता है और माइनस हाफ क्या होता है? लोअर स्पिन, जिसे डिनोट करते हैं अपर स्पिन ऐसा हाफ से और इसका लोअर स्पिन ऐसे हाफ से। ठीक है, तो ये सब रही क्वांटम नंबर के बारे में जानकारी। तो आपको सभी पता होना चाहिए NL क्या होता है। ठीक है, L की वैल्यू अगर आपको निकालनी हो तो L से क्या होता है? 0 to n-1। ठीक है, 0 to n-1 ये होगा इसका फॉर्मूला, 0 to n-1। अगर ML की वैल्यू निकालनी हो तो उसका क्या होता है? -L2 प्लस L। ठीक है, -L2 प्लस L। ठीक है, ये रहा उसका फॉर्मूला दोनों का, एजीमुथल क्वांटम नंबर निकालने का और प्रिंसिपल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालने का। आइए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 जो हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सिल्वर एटम इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, आपको क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सिल्वर एटम, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिल्वर एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताना है, वो भी ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें एक एक्सेप्शन टाइप का है। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आइए देखते हैं सिल्वर का एटॉमिक नंबर होता क्या है। ठीक है, ठीक है, Z क्या होगा? सॉरी, ये कौन सी सीरीज में लाई करता है? ठीक है, सिल्वर का डिनोशन करता है AG, और ये कौन सी सीरीज में लाई करता है? ठीक है, 4D सीरीज में, 4D सीरीज में। ठीक है, तो इससे हमारा क्या हो गया? एक एक ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे जिसमें आपका 3D दिया हो, 4F दिया हो, 4D दिया हो। ठीक है, तो ये 4D सीरीज में लाई करता है। 4D सीरीज का मतलब है ट्रांजिशन मेटल्स की सीरीज में 4D सीरीज में लाई करता है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो आउटर मोस्ट वाली आएगी कम से कम 4D वाला तो होना चाहिए। ठीक है, आइए चेक करते हैं हमारा ऑप्शन क्या है। क्रिप्टन 3D10 दिया है, 3D नहीं चाहिए हमें, 4D चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा जेनॉन 4F14 दिया है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, F का नहीं चाहिए। तो ये हमारा प्रोबेबल आंसर हो सकता है और ये प्रोबेबल आंसर हो सकता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिल्वर की आती है वो है क्रिप्टन 4D 4D10 5S1। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम ये है कि ये एक्सेप्शन केस है। ठीक है, नॉर्मली अगर इसका लिखते हैं तो जो ऑर्डर हम लोग नॉर्मल फॉलो करते हैं तो उसका लिखना चाहिए था 4D9 5S2। तो ये नॉर्मल ऑर्डर होता है जो कि होना चाहिए था, लेकिन क्या होता है ये एक्सेप्शन केस है, तो 4D10 5S1 जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये वाला ऑप्शन D वाला ना होके C वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? C वाला करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखना है कि इसका क्या होगा, 4D10 5S1 ना कि 4D9 5S2।
2, ठीक है। इसलिए मैंने कहा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये रहा आज आप लास्ट क्वेश्चन। तो इस सेशन को आज ही समाप्त करते हैं, कल से फिर कुछ प्रस्तुत होंगे, कुछ अलग से क्वेश्चन लेके आके सॉल्व करेंगे और इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।